सदन में जब उन्होंने इतनी बड़ी बात कही पहाड़ियों के लिए, तो विपक्ष की तरफ से एक विधायक बोले, लखपत बुटोला जी, उनके साथ में बाकी विधायक क्यों नहीं बोले? एक गंभीर बात है और उत्तर केवल कांग्रेस के विधायकों को नहीं देना पड़ेगा, सबको। और मैं कहाँ चुनाव प्रचार में था, तब तो पता चला कि मेरी सूरत बना करके, सर सैयद जैसी बना करके ये कह दिया है कि हरीश रावत ने कहा है कि हम आएंगे तो हम जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। 10 लाख रुपया इनाम दिया है मैंने, 10 लाख घोषित कर रखा है कि 10 लाख इनाम दूंगा, तुम वो कटिंग ले आओ अखबार में। क्या आपको नहीं लगता कि आपके रहते रहते गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित कर दिया जाना चाहिए था? हाँ, मुझको यदि मालूम होता 2017 में जरा सा भी आभास होता कि हम सत्ता में नहीं आएंगे, यदि उत्तराखंड मुझसे सवाल करता है कि तुमने क्यों नहीं घोषणा की, तो उत्तराखंड से भी मेरा एक सवाल है कि आपने मुझे मौका ही कब दिया। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ सीमा रावत और आप देख रहे हैं आईटीजी टॉक्स। आईटीजी टॉक्स में लगातार हमने कई क्षेत्र की बात की, कई मुद्दों की बात की और हमेशा नए नए चेहरे से अलग अलग मुद्दों के ऊपर हम चर्चाएं करते हुए आए हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो उत्तराखंड की राजनीति में एक अहम योगदान निभाती हुई आई है, जिनका राजनीति की अगर हम बात करें तो उनकी राजनीति सिर्फ उत्तराखंड तक ही नहीं, केंद्र से तक भी उन्होंने अलग अलग पदों पर काम किया है और राजनीति में अपनी भूमिका निभाई है। आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। तो आज हम हरीश रावत जी से कई मुद्दों पर बात करेंगे, मौजूदा राजनीति के ऊपर, भू कानून के ऊपर और कई ऐसे मुद्दे जिन पर बात होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं सर का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में। मेरी बहुत शुभकामनाएं आपकी। सर, सीधा शुरुआत करती हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री आप रहे हैं, एक बहुत लंबा वक्त आपने राजनीति में दिया है। आज की मौजूदा राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं? वैसे राजनीति में आप मुझे 57 साल हो गए जी। और कांग्रेस में भी 57 साल हो गए, बल्कि राजनीति में 2-1 साल और लगा लो, जब मैं छात्र राजनीति में था। जी। हल्की फुल्की छात्र राजनीति इंटर से करता था, थोड़ा भूमिहीन नेताओं के संपर्क में भी रहता आया था। आज की राजनीति में परिश्रम नहीं है, टेक्नोलॉजी है। आपको टेक्नोलॉजी का उपयोग आना चाहिए और कुछ टोटकेबाज आप होने चाहिए। अगर टोटका सोच लो और जो है चैनल जो भी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है उसका उपयोग कर लो, तो आप घंटों में चर्चित हो जाते हैं, रातों रात आप स्टार बन जाते हैं। और जिस समय हम लोगों ने राजनीति की शुरुआत की थी, उस समय बड़ा कठिन दौर था, जब तक आप परिश्रम नहीं करते थे। पैदल जाना पड़ता था, श्रमदान करने पड़ते थे, मीटिंगों में जाना पड़ता था, प्रदर्शनों में भाग लेना पड़ता था, जनसंपर्क अभियानों के साथ जुड़ना पड़ता था। फिर जरा सा और बड़े हुए तो श्रमदान कैंप लगाना, वृक्षारोपण करना, सफाई के कार्यक्रम करना। मैंने कई गाँवों में हमने सफाई के कार्यक्रम किए। बल्कि हमारी एक टोली थी जो शादी ब्याह में पहले गांव में पत्तल बिछाए जाते थे, तो हम पत्तल लगाने से लेकर के पत्तल बिछाने, सब्जी बांटने और पत्तल उठाने तक का काम करते थे। और जिसने अपनी लड़की या लड़के की शादी का हमको निमंत्रण दे दिया, तो उसको एक बात से बेफिक्र हो जाता था कि अब खाना वाना जो भी होगा इंतजाम ठीक से खिला करके भेज देंगे। वो सब काम करने पड़ते थे। मतलब अपने को सामाजिक चेतना के स्तर तक लाना और उनसे जोड़ने के लिए सब काम करने पड़ते थे। हमने एक जिस स्कूल में पढ़ा, जूनियर हाई स्कूल जिसमें पढ़ा, उसको फिर हाई स्कूल बनाने में तो हमारे बुजुर्ग लोग लगे, लेकिन उसको फिर हाई स्कूल विद साइंस के लिए हमने फिर प्रयास किया। उसके लिए लैब बनाने आदि के लिए श्रमदान किया, फिर उसको इंटर करने के लिए श्रमदान किया। और ऐसे ही जहाँ पढ़ते थे वहाँ भी श्रमदान, बल्कि पढ़ाई के वक्त में भी श्रमदान होता था।
और मैं एक बड़ा आश्चर्यजनक पहलू बताऊँगा, उसमें एमएलए भी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे थे, गोपाल सिंह खादी, वो देवरी के इंटर कॉलेज के मैनेजर थे शायद या अध्यक्ष थे, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है। लेकिन वो हर महीने 1 दिन आते थे, भूतपूर्व थे उस समय तक जी। और आँख नहीं देखते थे, मगर श्रमदान में खड़े होते थे। एक व्यक्ति को जो है उनके साथ वो बोरे में टाट में जो है मिट्टी रखी जाती थी, मिट्टी फेंकने के लिए एक व्यक्ति के साथ वो भी श्रमदान और हम सब बच्चे उनके साथ श्रमदान करते थे। तो ये उस समय की वो थी। बचपन में मैं देखता था कि 3-4 लोग झोले लेकर के आते थे, वो हमारे गाँव में हमारे घर के बाहर खूंटी में टांग देते थे। मेरी माँ उनको पानी पिलाती थी और पानी पिलाने के बाद वो बेलचे, फावड़े इत्यादि हमारे घर के ऊपर रखे रहते थे। वो लेकर के हमारे गाँव के जो रास्ते थे, उनकी सफाई में जुटते थे। हाँ, और बच्चे जहाँ टट्टी-वट्टी करते थे, तो उसमें मिट्टी-विट्टी डाल करके उसको साफ करके उसको कर दिया और वो बिच्छू घास काटना, झाड़ियाँ काटना, वो सब काम करते थे। और जब वो आते थे फिर हाथ-वाथ धुला करके जो है फिर उस एक चाय पी करके चले जाते थे। तो बाद में मुझे पता चला जब हम ज़रा-सा बड़े हुए, तो हमने उनके विषय में जानकारी ली, तो वो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानीगण थे। देश आज़ाद हो गया था मगर उन्होंने ग्रामोदय के काम में गाँव में सफाई आदि के कार्यक्रमों, इन सब चीज़ों के साथ अपना रुझान रखा। तो हमने उन लोगों से सीखा, हुँ। उन लोगों से सीखा। तो उस सीखने की प्रोसेस बड़ी लंबी थी। फिर हम लोग जब ज़्यादा बड़े हुए तो संजय गांधी जी के उसमें आए, उन्होंने 5 सूत्री कार्यक्रम दिए। पाँचों रचनात्मक कार्यक्रम थे। अब मुझे याद नहीं अभी तक कि न जाने कितनी बार मैंने ब्लड डोनेशन किया। हुँ। हाँ, और मेरे बेटे पार्लियामेंट का चुनाव लड़ गए, पता नहीं उन्होंने कभी ब्लड डोनेट किया या नहीं किया या मेरी बेटी एमएलए हो गई, उसने ब्लड डोनेट किया नहीं किया, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम है। और उनके बाप ने पता नहीं कितनी बार ब्लड डोनेट किया, जी। क्योंकि उस समय युवक कांग्रेस के अंदर एक स्थान बनाने के लिए आपको इन रचनात्मक कार्यक्रमों में अपनी पहचान बनाना आवश्यक था। बिल्कुल। तो वो हमारी हमारी सोच में, हमारी कार्यविधि में, हमारी पूरी उसमें हमारे जीवन का हिस्सा बन गई वो सब चीज़ें जो है। आज अब आज जिस तरीके से है वो वो तरीका है। अब कभी-कभी हम अपने को असंगत पाते हैं, इर्रेलेवेंट पाते हैं। लेकिन फिर क्योंकि जिन रहना है, तो फिर अपने को थोड़ा बहुत ढाल-ढूल करके जो है डेंटिंग पेंटिंग करके तो नए नए ज़माने के साथ भी खड़े होते हैं। बिल्कुल, वो हाँ, ज़रूरी भी हो जाता है। हाँ। तो आपने बड़ी गंभीर बात कही, लेकिन अ, मगर फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, परिश्रम, समर्पण, सेवा भाव हुँ। का कोई विकल्प नहीं। जी। यदि कोई ये समझ रहा है और राजनीति में एक तात्कालिक तौर पर एक बार सफल हो सकता है, लेकिन यदि उसको निरंतर चलना है, हुँ। तो उसके लिए फिर उन्हीं पुरानी चीज़ों पर हमको वापस आना पड़ेगा। वो बेसिक्स आप में होने ही होने चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर सकते। आप बिल्कुल। हाँ, आप किसी भी नेता का वो सुनिए जीवन गाथा तो संघर्ष की जीवन गाथा। अब देखिए राहुल गांधी जी ने कहाँ कन्याकुमारी से पदयात्रा करके कश्मीर तक पहुँच गए। जी। हाँ, एक पैंट शर्ट उसी में पूरा पाँव में छाले पड़ गए, लेकिन चल रहे, चल रहे, चल रहे, चल रहे। किसी कुछ लोग उनकी भी प्रेरणा रहे होंगे, कुछों की वो प्रेरणा होंगे। प्रधानमंत्री जी को मैं पिछले दिनों सुन रहा था, उनका कहना है कि देश के 70-80% जिले ऐसे हैं, जहाँ कभी न कभी उन्होंने रात्रि विश्राम किया। अब मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरा दावा है, उत्तराखंड का कोई भी बड़ी गाड़, गधेरे की गाड़ या नदी की गाड़ तो छोड़ दीजिए, गधेरे की गाड़ ऐसी नहीं होगी, जिस गाड़ से मैं कभी न कभी न गुज़रा हूँ, नहीं गया हूँ। तो ये सब करना पड़ता है। आपको यदि समझना है, देश को समझना है तो देश को जो प्रधानमंत्री ने कहा, जो राहुल जी ने किया, आपको करना पड़ेगा। और
यदि प्रदेश को समझना है, इसकी जरूरतों को समझना है, तो जो मैं कह रहा हूँ वो भी, वो उसमें भी दम है। बिल्कुल सर। सर, प्रदेश में बीते कुछ दिनों से बड़ी हलचल है। हलचल का कारण सदन में बोली गई बात, पूर्व काबीना मंत्री जी ने जो सदन में बयानबाजी की। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि सदन में जब उन्होंने इतनी बड़ी बात कही पहाड़ियों के लिए, तो विपक्ष की तरफ से एक विधायक बोले, लखपत बुटोला जी। उनके साथ में बाकी विधायक क्यों नहीं बोले? ये एक बड़ा सवाल है। जी। जो जितने बाकी विधायक हैं, उन सबको शालता रहेगा। और जिस समय उन्होंने ये बात बोली, उस समय जितने भी बड़े नामचीन लोग वहां थे, चाहे उनके आगे स्पीकर लगा हो, चाहे उनके आगे मुख्यमंत्री लगा हो, मंत्री लगा हो, उत्तराखंड को सबको जवाब देना पड़ेगा। यदि ये बात प्रेमचंद के बजाय, जो अपने आगे अग्रवाल लिखते हैं, यदि ये बात प्रेम रावत ने भी कही होती और किसी और समुदाय के लिए कही होती, और उसी भावना से, उसी कुत्सित तरीके से, उसी गुस्से के साथ, उसी नफरत के साथ कही होती, तब भी इतना ही गंभीरता से उत्तराखंड लेता। बिल्कुल, क्योंकि वो एक समुदाय के लिए नहीं कहा गया। आप जब समुदाय, तो एक शरीर का हिस्सा है, यदि आप मेरे दाहिने हिस्से में चोट करते हैं तो बायां हिस्सा कैसे बच सकता है? बिल्कुल। तो आपने शरीर के एक हिस्से के लिए ये बात कही, तो एक गंभीर बात है। और उत्तर केवल कांग्रेस के विधायकों को नहीं देना पड़ेगा, सबको देना पड़ेगा। और उस नौजवान को अच्छी मति आई, अच्छी भावना, मैं उसको आशीर्वाद दूंगा कि वो उठा, उसने अपना विरोध, अपना गुस्सा प्रकट किया। बिल्कुल। हाँ। और यदि उस समय मुख्यमंत्री जी ने ये गुस्सा प्रकट कर दिया होता, स्पीकर महोदय ने डांट दिया होता, ये गुस्सा प्रकट कर दिया होता, तो ये बात नहीं होती। दिक्कत क्या है आज? दिक्कत अब पैदा हो गई, और मुझ जैसे लोगों को उस दिक्कत को झेलना पड़ रहा है। प्रेमचंद तो गए, मगर लोगों में जो गुस्सा है, उस गुस्से से बचने के लिए सरकार अब नए नैरेटिव तैयार कर रही है ताकि ध्यान हटाया जाए। एक नया नैरेटिव जो है अवैध मदरसों का है। हमारे राज्य के अंदर दो शिक्षा है, एक मदरसों की है, तीन है बल्कि, एक प्राइवेट मैनेजमेंट की स्कूल्स भी है, और एक मदरसे हैं, एक जो है जिसमें और तरीके की रेगुलर शिक्षा होती है, वो है। मदरसों में भी आधुनिक शिक्षा होती है, मगर मिक्स है, उसमें कुछ दीनी तालीम भी देते हो। तो है, उसके लिए बोर्ड बना हुआ है, सरकार ने बोर्ड बना रखा है। आज की सरकार का बोर्ड भी है, उनके चेयरमैन, उनकी पार्टी के लोग चेयरमैन है, उनके सब लोग हैं। लेकिन उन्होंने अवैध मदरसा कह दिया, उन सबको अवैध मदरसा कह दिया जिन लोगों ने अर्जी लगाई है मान्यता के लिए। हमारे राज्य के अंदर शिक्षा बोर्ड के पास भी कम से कम 1000 ऐसी अर्जियां होंगी जिसमें लोग जो है जूनियर हाई स्कूल, इंटर कॉलेज या कुछ कक्षाएं खोलने के लिए आवेदन किया होगा, और कुछ न कुछ निर्माण कार्य चल रहा होगा, कोई न कोई वहां पढ़ा रहा होगा। ऐसे ही ये सारे स्कूलों का, प्राइवेट स्कूलों का डेवलपमेंट हुआ है। उसी पद्धति से जो है मदरसों का भी डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन आपने मदरसों को अवैध कह दिया, और ठीक जो है ईद और रमजान के मौके पर बंद कर दिया उनको और बच्चों को। अरे हमने कहा भाई वैकल्पिक इनकी पढ़ाई का इंतजाम क्या है? जब हमने इंतजाम पूछा उनसे, तो हमको अब क्या क्या मीम बनाए जा रहे हैं, जिहादी, नॉन जिहाद, पता नहीं कहाँ कहाँ से शब्द निकाल करके लाते हैं भाजपा जो है। अब उनके एक विधायक हैं दलीप सिंह रावत, महंत हैं और
बहुत बड़े सिद्ध वली के महंत हैं, उनसे किसी ने पूछा कि इसका जिहाद का मतलब क्या है? उन्होंने कहा क्रांति। यदि क्रांति है तो देश के अंदर तो आजादी भी एक क्रांति थी। बिल्कुल। फिर बहुत सारी क्रांतियां आई, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, क्या क्या क्रांतियां। इस समय डिजिटल क्रांति की बात हो रही है। तो यदि जिहाद का शाब्दिक अर्थ क्रांति है, लेकिन अब क्योंकि वो जिहाद शब्द उर्दू का है तो उसको हमारे साथ फिट किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है, हम कह रहे हैं बच्ची की पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे? अवैध मदरसे हैं तो उनका नाम बताओ, कैसे अवैध है? मदरसे करो। उनको गलत फंडिंग आ रही है तो सरकार रोकेगी ना, उसका हिसाब दो। नहीं, लेकिन दुष्प्रचार फैला करके भाजपा उसका राजनीतिक शिकार करती है, और मैं 2 बार इनके ऐसे दुष्प्रचार का शिकार हो चुका। 2017 में इन्होंने ठीक चुनाव के मौके पर सबने वो झूठ पहले गढ़ा फिर बोला, उससे मतलब नीचे से लेकर शीर्ष तक इनके सारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री सब ने बोला कि हरीश रावत ने जुम्मे के नमाज अदा करने के लिए छुट्टी कर दी। उस समय एक फोटो भी वायरल हुई थी शायद, ना वो उसके बाद हुई थी। वो हाँ। बाद में। तो जुम्मे की नमाज, जुम्मे का मतलब शुक्रवार, हाँ। तो शुक्रवार की यदि छुट्टी की होगी सरकार ने तो सरकारी कार्यालयों में तो हुई होगी। आप मुझको कहीं एक कार्यालय बता दो जिस कार्यालय में जुम्मे के लिए छुट्टी हुई हो और हमारा आदेश पहुंचा हो। न आदेश निकला, न आदेश कहीं पहुंचा, न छुट्टी हुई, लेकिन भाजपा ने पूरे राज्य में माहौल बना दिया और पूरा चुनाव हड़प लिया। सारे लोगों की भावनाएं गांव गांव पहुंचा दी कि साहब वो तो जुम्मे की नमाज का, मुसलमानों की नमाज पढ़ने के लिए छुट्टी, तुम्हारी छुट्टी नहीं कर रहे। जबकि हकीकत ये है कि हमने जो महिलाओं का करवा चौथ होता है इसकी छुट्टी की, मैंने रैदास जी के जन्मदिन की छुट्टी की, हरेली की त्योहार की छुट्टी की, मैंने जो है मैंने छठ के त्योहार की, सूर्य के आराधना का त्योहार है उसकी छुट्टी की। वो सब चीजें पृष्ठभूमि में चली गई। जुम्मे की नमाज की छुट्टी का झूठ, और उसके बाद सरकार भी बन गई उनकी। किसी ने नहीं पूछा भाई वो आदेश तो दिखा दो हरीश रावत का जिसमें जुम्मे की नमाज की छुट्टी का आदेश निकला हो। तो झूठ के गर्व से त्रिवेंद्र सिंह सरकार बनी, उनको आदत लगी उस झूठ की। अब एक झूठ 2022 में गढ़ा गया, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। ठीक चुनाव के बीच में कहां से निकाल लाए, और मैं कहा चुनाव प्रचार में था तब तो पता चला कि मेरी सूरत बना करके, सर सैयद जैसी बना करके ये कह दिया है कि हरीश रावत ने कहा है कि हम आएंगे तो हम जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। मैंने खंडन किया, अब भी खंडन कर रहा हूं। 10 लाख रुपए इनाम दिया है मैंने, 10 लाख घोषित कर रखा है कि 10 लाख इनाम दूंगा, तुम वो कटिंग ले आओ अखबार की, जिस अखबार में, कोई मान्यता प्राप्त अखबार में कहा तो होगा ना, तो कटिंग दिखा दो कि कहीं किसी चैनल में, चैनल तो छोड़ो, आप लोगों के जो यूट्यूब में ही सही, किसी और में सही, किसी में कहीं तो मैं कहता दिखाई दूंगा ना। लेकिन एक झूठ को प्लास्ट कर दिया गया और जो है कह दिया छुट्टी, और सारे लोगों का गांव गांव, प्रधानमंत्री जी ने अपने श्रीमुख से कहा कि मैं तो भाइयों और बहनों तुम्हारे वास्ते जो है मैं तो मुफ्त गेहूं चावल दे रहा हूं, और हरीश रावत तुमको मुस्लिम यूनिवर्सिटी दे रहा है, तुम दोनों में से किस चैन तुमको। तो लोग बह गए। लेकिन अब ये सब चीजें आज का भाजपा ने एक नग्न सत्य बना दिया है कि झूठ बोलो और झपट्टा मार करके ले चलो, उड़ा लो, और उसके बाद फिर लोग कहते रहे, अब हम सवाल करते रहे। उनकी तो सरकार बन गई, उनको तो अवसर मिल गया। तो भाजपा झूठ गढ़ने की
का विश्वविद्यालय हो गया है। ये आज की राजनीति का सबसे दुखद पहलू। आज यथार्थ की राजनीति नहीं है। आप यदि मान लिया कल कोई कांग्रेस को भी अडानी जैसा मिल जाए फाइनेंसर, और कांग्रेस 50,000 ट्रॉलर रख दे अपने, तो आप देखिए रातों रात परसेप्शन बदल जाएगा। अब राहुल गांधी जी के लिए एक झूठा परसेप्शन खड़ा कर दिया जाता है, हर बार झूठा परसेप्शन खड़ा कर दिया जाता है। तो ये आज की राजनीति का यथार्थ हो गया है। इस यथार्थ को वास्तविक यथार्थ में बदलना बड़ा कठिन काम हो रहा है, बहुत कठिन काम हो रहा है। देखते हैं कब तक बकरी की माँ खैर बनाती है, देखते हैं भाजपा। बिल्कुल। सर, इसमें एक दो बातें आई हैं। पहली तो ये जो मैंने शुरुआत की थी कि सदन में ये सारी बातें हुई हैं, उसमें मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगी। आपने अपने रहते हुए और आपने जो है यशपाल आर्य जी, जो कि बहुत बड़ा नाम है और हर मुद्दे पे वो बड़े बेबाक होकर कहते हैं, और सवाल ये भी उठा था प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ तो एक बहुत बड़ी आंधी निकल पड़ी थी, पूरा पहाड़ जो है उनके विरोध में था। लेकिन उत्तराखंड की जनता को ये भी बहुत चुभा जो कांग्रेस चुप रही। और एक बात और ये कही गई कि सदन के बाहर जो कांग्रेस फिर धरने पे बैठ गई, या फिर एक दिन बाद 2 दिन बाद फिर तब उनके हमारे प्रीतम सिंह पंवार जी, उन्होंने एक दिन बाद 2 दिन बाद पीसी करके बोला कि जी मैं मंत्रिगणना की बैठक में नहीं जाऊंगा। तो सवाल ये था कि वहां सदन में क्यों चुप्पी साधी रही? हाँ, ये है ना, ये बात हुई है। और राजनीति में समय का बड़ा महत्व है। आप चूके हैं, वो तो बुटोला ने कांग्रेस की लाज रख दी, और कांग्रेस की लाज नहीं रखी, उत्तराखंड विधानसभा की लाज रख दी। बिल्कुल, उत्तराखंड विधानसभा की लाज रख दी, हमारे राजनीतिक पक्ष विपक्ष दोनों की लाज रख दी। लेकिन होती है, भूलें होती हैं, चूकें होती हैं। कांग्रेस ने उस चूक को स्वीकार और सुधारा। प्रेमचंद गए, जन आंदोलन का हिस्सा बनी कांग्रेस, और अब कांग्रेस ने महेंद्र भट्ट, जिन्होंने पहाड़ी देशी कहा, सबसे पहले पहाड़ी देशी मैदान करने वाले महेंद्र भट्ट हैं, जब उन पर प्रहार कर दिया, कांग्रेस ने कहा उनको इस्तीफा देना चाहिए, और स्पीकर के लिए कहा कि वो मर्यादा गरिमा के अनुरूप उनका कंडक्ट नहीं रहा, उस समय आचरण नहीं रहा। ये सवाल उठाए कांग्रेस ने, और जो जनता के सवाल है, उत्तराखंड के लोगों के सवाल है। बिल्कुल। तो अब भाजपा इस समय उससे ध्यान भटकाने के लिए कई झूठ गढ़ रही है। आप देखिएगा आने वाले दिनों में, आप जो मैंने कहा आपसे, ये फिर कुछ झूठ आएंगे। हाँ, फिर कोई जुम्मे की नमाज आएगी, या जो है कोई और मुस्लिम यूनिवर्सिटी आएगी, क्योंकि भाजपा सत्यता वास्तविकता के धरातल पर, वास्तविक मुद्दों पर कभी भी चुनाव नहीं जीत सकती। उनके पास जो एक वास्तविकता का एजेंडा है वो नहीं है। बिल्कुल। एक बार उनके जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे 2014 में, उन्होंने जरूर हमारी एंटी इनकम्बेंसी पर प्रहार किया और ये कहा कि मैं 15 लाख हर खाते में दूंगा, 2 करोड़ हर साल नौकरियां दूंगा, और ये कहा कि किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा, काला धन विदेश से वापस ले आऊंगा, बहुत सारी बातें कही। वो एक एजेंडा था। ये अलग बात है, वो एजेंडे पर वो कायम नहीं रह पाए। मगर 2014 का चुनाव जी एक बदलाव के एजेंडे पर था। लेकिन उसके बाद के जितने एजेंडे हैं जिन पर लोग वोट कर रहे हैं, चाहे लोकसभा का कर रहे हो चाहे विधानसभा का कर रहे हो, ये ऐसे मुद्दों पर कर रहे हैं जो मुद्दे हैं नहीं। मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीब अमीर के बीच का अंतर है, लोगों की आजीविकाएं हैं, और बहुत सारी चीजें और हैं, महिला सम्मान है, किसानों का सम्मान है, दलितों का सम्मान, बहुत सारी इशूज हैं। उन इशूज पे नहीं हो रही है, जो रियल इशूज पे आज चर्चा नहीं होती है, बात नहीं, वोट नहीं हो रहा है।
आज वोट हो रहा है हिंदू मुसलमान पर, बल्कि भाजपा के लोग तो घर में अपने पिताजी के वोटों की जगह पर जो है किसी मुसलमान भाई की फोटो लगाते होंगे मौलाना साहब, क्योंकि वो ना हो तो कहते होंगे, हे मौलाना साहब, यदि आप नहीं होते तो हम कहां से, हम तो सत्ता ही में नहीं आते। ये सत्ता में केवल आ रहे हैं तो अपने नफरत के एजेंडे पर आ रहे हैं, और ये देश के लिए विषाक्त है, ये देश के लिए विषाक्त है। बिल्कुल। और जो भी परिणाम होंगे वो हम सब लोगों को, सारे देश को भुगतने पड़ेंगे। सर, एक बात आई है कि भाजपा अब जो है जो मुद्दे होने चाहिए उन पे चुनाव कभी नहीं जीत सकती है, उन मुद्दों की बात नहीं करती है, उन चीज़ों को नहीं करवाती है, चाहे वो बेरोजगारी हो, स्वास्थ्य हो, बहुत सारी अन्य चीज़ें। आपकी राजनीति के समय एक बहुत बड़ा मुद्दा जो अब धीरे-धीरे और ज़्यादा बनता जा रहा है, गैरसैंण। क्या आपको नहीं लगता कि आपके रहते-रहते गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित कर दिया जाना चाहिए था? हाँ, मैं मुझको यदि मालूम होता 2016 में 17 में जरा सा भी आभास होता कि हम सत्ता में नहीं आएंगे, तो मैंने भी जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह जी ने जब उनको हटा, जो हो गया कि उनको हटाया जा रहा है, तो उन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी और 25,000 करोड़ रुपए का पैकेज गैरसैंण के लिए घोषित कर दिया। और मैं भी जो है, मैं निश्चित तौर पर ये सोच करके कि यार मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन ये पुण्य का काम है, ये कर देना चाहिए मुझे, मैं कर देता। मैंने उसकी जगह पर एक एजेंडा रखा क्योंकि मुझे विश्वास था हम आएंगे। तो मैंने कहा मैं 2020 तक सारा ढांचा बना दूंगा और 2022 तक चुनाव से पहले कंप्लीट राजधानी हर देहरादून से हम पूरा जो है गैरसैंण ट्रांसफर कर देंगे, और इस दौरान हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसकी मैं विधानसभा हमने बना दी थी शानदार, और सचिवालय भवन के लिए 57 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित कर दिया था। 5,000 जो आवासीय भवन बनाने थे, उसके लिए कुछ आवासीय भवन बना करके मैं उसकी शुरुआत करके गया था, विधायकों के लिए, औरों के लिए, सब मंत्रियों आदि के लिए, सचिवों के लिए, वो हमने बना दिए थे। बाकी और सब कामों की जो है, और एक गति देने के लिए 2 संस्थाएं मैंने गठित कर दी थी। एक तो टाउनशिप बनाने के लिए भराड़ीसैंण की यू हुड्डा नाम की संस्था गठन हुई की थी, और जमीन मैंने नोटिफाई कर दी थी उसके लिए, और हमने, हमारी सरकार ने, और दूसरा काम हमने ये किया था कि हम जो है गैरसैंण अवस्थापना विकास एवं निर्माण निगम, उसकी हमने वो कर दी थी, जिसमें 8 सड़कें हम धार और गार से ला करके गैरसैंण पे जोड़ रहे थे। तब पूरा हमने पूरा नक्शा बना करके, पूरे नक्शे के आधार पर। और मैंने गैरसैंण को, मैं एक चीज और बता दूं, आप लोगों ने तो इसलिए उसको पहाड़ की राजधानी के रूप में सोचा, किसी ने किसी राजधानी के रूप में सोचा, मैंने उसको एक नए ग्रोथ सेंटर के रूप में सोचा, ऐसे ग्रोथ सेंटर के रूप में सोचा जो हमको दर्जनों ग्रोथ सेंटर, नए ग्रोथ सेंटर्स दे रहा था। सब ये नदियों की गाड़ जो है, चाहे रामगंगा की गाड़ से हो, चाहे जो है आपके नयार की गाड़ से हो, आपके कहीं से हो, जो हम सड़कें ला रहे थे, और धार जो सड़कें ला रहे थे, सामा से लेकर के ग्वालदम से यहाँ गैरसैंण, और उधर भराड़ीसैंण, और उधर हम भवन खाल से हो करके ये जो ला रहे थे हम, जाली खान हो करके यहाँ मिला रहे थे, पांडु खाल, ये धार सड़कें जितनी आ रही थी, और उधर हम गरुड़ की घाटी से निकाल करके ला रहे थे, एक जगह टनल आदि बना करके, 2 जगह टनल, एक आदि बद्री के पास में टनल बना रहे थे जो नयार से करती, एक उधर हम जो है गरुड़ से, गरुड़ घाटी, क्या घाटी है, बहुत अच्छी खेती बाड़ी होती है, वहां से टनल बना करके यहाँ निकाल रहे थे नीचे, हम जहाँ पर रामगंगा यहाँ निकाल रहे थे जो है, और उस टनल, ये सब टनलें हमने ये सब प्रस्तावित किया उसमें, जो है ये कायम उनको सौंपा था हमने। तो हमने एक रोड में हमने
ग्रोथ सेंटर के रूप में, इकोनॉमिक ग्रोथ सेंटर के रूप में उसको प्रस्तावित किया था। तो 2017 में एक बदलाव आया। जौनाई से जो है हम यहाँ मिला रहे थे खेड़ा खनसर उसको मिला रहे थे, तो यहाँ मिला रहे थे। उधर हम जो है जो हम वहाँ से सड़क बना रहे थे किनारे किनारे, जो है नयार के किनारे किनारे सतपुली यहाँ से, तो वो उसको जो है हम उसको हम यहाँ पर आपके मिला रहे थे, जो है बूढ़े उस पर जो है यहाँ। तो ये हमने एक रोड मैप बनाया था, मगर नहीं, उस समय हमारे दिमाग में ये बात नहीं थी कि हम नहीं आ रहे, और हमें ये भी मालूम नहीं था कि हमारे बाद ऐसे लोग आएंगे जो गैरसैंण को बिल्कुल छोड़ देंगे, गैरसैंण को गैर ही कर देंगे। हाँ, तो ये है। लेकिन मैं उस दोष को स्वीकारता हूँ, मगर एक बात मैं उत्तराखंड वालों से भी कहना चाहता हूँ, उन्होंने मुझको दिया कब मौका, मुझे बताए ना। 2017 में तो कहा मैंने कि तुम मुझे मौका दो, मैं तुम गैरसैंण को और आपके जो एजेंडा है उसके अनुसार उत्तराखंड का डेवलपमेंट करूंगा। पहली बार कहा। मुख्यमंत्री तो मैं इत्तेफाक से बना, क्योंकि जो मुख्यमंत्री थे वो फेल हो गए बुरी तरीके से आपदा के काम में, पूरा बर्बाद कर दिया, पूरा उत्तराखंड विध्वंस हो गया, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। उस समय मुझको भेजा गया यहाँ, क्योंकि कोई दूसरा विकल्प नहीं, ऐसा नहीं समझा गया पार्टी से। पार्टी ने कहा भाई तुम जाओ, तो मैं तो एक ऐसे बनी उसमें आया, उसी में से मैंने संभाल करके उस समय एक ही काम बड़ा माना जा रहा था कि आपदा से जो है केदारनाथ, ये 4 धाम यात्राएं, पर्यटन चल जाए, सड़कें सब ठीक हो जाए, सब जगह ये जो टूट फूट है मरम्मत हो जाए, जो 7,000 लोग मरे हैं उनको मुआवजा मिल जाए, जो लोगों की आजीविकाएं छूटी हैं वो आजीविकाएं फिर से प्रारंभ हो जाए। ये सब बड़े काम थे, तो हमने वो सब बड़े काम किए। हाँ, तो ये सवाल मेरा, यदि उत्तराखंड मुझसे सवाल करता है कि तुमने क्यों नहीं घोषणा की, तो उत्तराखंड से भी मेरा एक सवाल है कि आपने मुझे मौका ही कब दिया। या आपका दिया हुआ मौका तो नहीं था। सही बात है। ये तो इत्तेफाक का वो था, वो इत्तेफाक से मैं आया और मैंने जो काम मुझको उस समय करना था वो काम कर दिया। और दूसरा काम जब मैं कर रहा था तो भारतीय जनता पार्टी ने वो करने नहीं दिया, मेरी सरकार बर्खास्त कर दी। बहुत सारी चीजें ऐसी की जिसमें जो किसी ने नहीं झेला वो मैंने झेला। मतलब आप ये लगाइए, देश के नहीं दुनिया के इतिहास में कोई बर्खास्त मुख्यमंत्री 2 बार मुख्यमंत्री फिर बनता है, 2 बार हटता है, ऐसा तो कहीं नहीं हुआ ना। बिल्कुल। एक पूरी न्यायिक प्रक्रिया यहाँ से लेकर के एक न्यायिक संघर्ष मुझको लड़ना पड़ा। तो ये सब चीजें हैं। तो सवाल तो यदि उत्तराखंड का है तो मेरा भी सवाल है उत्तराखंड से, लेकिन मैं इस बात को कबूल करता हूँ कि काश उस समय कोई भी मेरे कान पर कह देता कि तुम नहीं आ रहे हो, तो मैं ये कर दे जाता, ताकि दूसरे लोगों के लिए एक बंधन रहे। और इसीलिए जब त्रिवेंद्र सिंह ने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की तो मैंने कहा बका तुमने एक कदम तो बढ़ाया। हाँ, कांग्रेस आएगी तो हम पूर्ण राजधानी बनाएंगे, लेकिन तुम ग्रीष्मकालीन बनाओ। इस तो ग्रीष्मकालीन भी नहीं बना रहे, चपरासी तक नहीं रखा है वहां। जो एसडीएम और वो काम कर रहे थे वहां, वो भी हटा दिए, वो भी हटा दिए। ये तो छलने का काम हो रहा है फिर तो। ठगी है। इनके एजेंडे में उत्तराखंड है ही नहीं। और मैं उत्तराखंड के लोगों से एक बात और कह रहा हूं, मेरे जाने से पहले दुनिया से ऐसे लोगों के हाथ में तो उत्तराखंड दे दो जो मेरी बात सुन करके या मेरे एजेंडे पर जो है उत्तराखंड के नक्शे को बना दें। नहीं तो ये पछताएंगे, क्योंकि जिस एजेंडे पर 2014 से 2017 तक मैं उत्तराखंड को लेकर के जा रहा था आर्थिक विकास का, वही एजेंडा है
जिस पर उत्तराखंड में पलायन थम सकता है, नहीं तो जो है ये पलायन भूता गांवों की श्रृंखला बन जाएगी उत्तराखंड में। हाँ, ये जो बेबसी का पलायन है ये और गहरा होता जाएगा, ये दंश और बढ़ता जाएगा। बिल्कुल। हाँ, फिर कई एरियाज, कई गांव तो केवल दंत कथाओं में रह जाएंगे। तो यदि इसको रोकना है तो केवल एक ही रास्ता है, जिस रास्ते पर 2014 से 2017 तक जो पहले छोटी पहले मैंने की थी, उन्हीं के ऊपर आपको जो है उत्तराखंड के आर्थिक विकास का नक्शा करना पड़ेगा। जब तक कोई सरकार ऐसी नहीं होगी जिस पर 100% मेरा प्रभाव हो और उस एजेंडे पर काम करना चाहे, तो ये नहीं होने जा रहा है। ये नहीं होने जा रहा, न गैरसैंण होने जा रहा, न गैरसैणियन न उत्तराखंडीय। हाँ, अब तो जो चल रहा है वो ये तो 2020 मैच जैसा है, विकास का टेस्ट मैच यहाँ कभी नहीं होगा। ये तो 2020 बाज हैं, आए मारा जिधर को बल्ला घूम गया, बन गए रन बन गए, किसी से नहीं बने तो जयराम जी की माल तो चोखा है, देखने वाले ताली बजा रहे हैं, लोगों को मजा भी आ रहा है, हीरो भी बन रहे हैं कई लोग जो है। लेकिन जो वास्तविक विकास का टेस्ट मैच है उत्तराखंड के अंदर, वो तो हो ही नहीं रहा है, वो तो खेला ही नहीं जा रहा। आप 14 से 17 की बात बता रहे हैं, 15-16 में जो शराब नीतियां आई थी, वो सब चीजें क्या थी? वो भी इसी उत्तराखंड के लिए थी। एक बात बताइए, पहली बार हमने हिम्मत दिखाई कि शराब नीति को, राज्य की आबकारी नीति को राज्य के औद्योगिक विकास के साथ जोड़ा। हमने एप्पल मिशन लॉन्च किया, हमने चूलू मिशन लॉन्च किया, हमने पोटैटो मिशन लॉन्च किया, हमने कीवी मिशन लॉन्च किया, हमने एप्रिकॉट मिशन लॉन्च किया, दर्जनों हमने मिशन लॉन्च किए। इसलिए लॉन्च किए कि ताकि जो फल और सब्जी इत्यादि बन सके। हमने कहा इनकी खपत कहाँ होगी, तो उस खपत के लिए हमने शराब विक्रेताओं से कहा तुमको हम 20% मार्केटिंग राइट देंगे। उत्तराखंड के अंदर जितनी शराब बिकेगी 20% तुम्हारी शराब बेचेंगे, बशर्ते तुम 10% अपने आश्वन के काम में, डिस्टिलेशन के काम में हमारे फल और सब्जियों के, जो उत्तराखंड के पहाड़ों में पैदा होंगे फल और सब्जी, उनका उपयोग करोगे। वो शराब जरा सा लोगों को, जो बड़ी चस्केदार चंडीगढ़ की शराब थी, जो चस्केदार जो है पंजाब की शराब आ रही थी या दिल्ली की शराब आ रही थी, उससे जो है जरा सा भिन्न लगी स्वाद में लोगों को। तो उसके लिए जो है हरदा ब्रांड कह दिया उसको, क्योंकि मैं न चंद्रवंशियों के स्वाद के अनुसार अच्छा चीज दे पाया, न सूर्यवंशियों के पाया। कई लोग तो सूर्यवंशी है ना, सुबह से लगा देते हैं, वो रात को सूर्यास्त के बाद लगाते हैं। वो दोनों की पसंद नहीं आया। वो ब्रांड वो आज भी चल रही है, ऐसा नहीं है कि वो ब्रांड नहीं चल रही। पता नहीं क्या ब्रांड थी उस समय, वो आज भी चल रही है। मगर उस समय उस ब्रांड में ये जरूरी था कि 20% डिस्टिलेशन, दो आशुनियों ने उसका फायदा उठाया और उनकी ब्रांड चली। और मैं आज भी कह रहा हूं, आपको कहीं न कहीं आज भी उसी पॉइंट पर आना पड़ेगा। मैंने मडवे की बियर बनवाई, उस फॉर्मूले को कर्नाटक सरकार ने अडॉप्ट किया, क्योंकि वहां कुर्ग आदि क्षेत्रों में भी मडवा पैदा होता है, वो वहां मडवा बियर बना रहे हैं। वहां मडवा पब है बेंगलुरु के अंदर। उन्होंने कहा जो जैसे बेचता है, जैसे नीति वहां के लोगों ने बनाई, गोवा के लोगों ने काजू फैनी के लिए, वही नीति जो है कर्नाटक के लोगों ने अपने मडवा बियर के लिए बनाई है। मैंने मडवे की स्कॉच बनाने के लिए एक डिस्टिलेशन एक्सपर्ट को जो है मैंने कहा तुम बना करके इसका वो दो मुझे फॉर्मूला, मैं तुमको जो है 5 करोड़ रुपया हम देंगे आपको मडवे की स्कॉच। क्योंकि यदि मडवे की स्कॉच बन जाती तो वो स्कॉच जो है जैविक स्कॉच दुनिया के अंदर सबसे महंगी होती, और मडवा कम से कम 1000 रुपया किलो, 1500 रुपया किलो बिक रहा होता, पूरी इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म हो जाती।
तो जब आप बड़ा सोचते हैं तो आपको कुछ न कुछ त्याग भी करना पड़ता है। मेरे वो चंद्रवंशी सूर्यवंशी भाइयों से मैं क्षमा चाहता हूँ, उनका स्वाद का ध्यान नहीं रख पाया और इसलिए जो वो हरदा ब्रांड हो गई, जबकि वो उत्तराखंड ब्रांड थी। आज 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 फल और आलू सब्जियां इत्यादि पहाड़ों में सड़ जा रही, उनका भाव नहीं मिल पा रहा है। तो उनके भाव के लिए सब चीज करना पड़ा, उनके उत्पादन हो। तो आप उत्तराखंड को कैसे वहां की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करेंगे यदि वहां के उत्पादों की खपत नहीं होगी? तो स्थानीय आधार पर ही खपत करानी पड़ेगी और उसके लिए मैंने ये रास्ता खोजा। अब वहां का आपने बबू गोसा, आप जाओ तो एक धार से आप ये पिंडर से स्टार्ट करो, आपको जो है ढेर के ढेर बरसात के दिनों में पड़े हुए मिलते हैं, जो है ढेर के ढेर बर्बाद जाता है। लोगों से अब सड़क तक लाने में ही इतना पैसा लग जाता है, उसका भाव नहीं मिल पाता है। तो वो डिस्टिलेशन में यदि चला जाता तो वो भी पनपता, अच्छे भाव भी मिल जाते। वो थोड़ा सा स्वाद का अंतर रहा, वो गलती हो गई मुझसे, मैं वो समझ नहीं पाया भावना के प्रभाव में, तो इसलिए माफी चाह रहा हूँ। ये जब ये बात आई थी शराब की बनाने की, तो विपक्ष ने तो ये भी कहा था कि हरदा जो है उत्तराखंड को शराब में डुबाना चाहते हैं, किस तरफ ये हाँ, लेकर वो जा रहे कहते थे हैं। मुझसे कि जो है आप खाएं मुर्ग मुसल्लम, हमको दे भांग भंगीरा। अब मैंने भांग की खेती की बात कही, कानून भी बनाया भांग की खेती का। आज देखिए भंगीरे के बीज क्या भाव बिक रहे हैं, देखिए तो आपको। भांग के रेशे के वस्त्र बन रहे हैं दुनिया भर में, यूरोप में, वहां जा रहे हैं लोग, कर रहे हैं उस काम को। भांग के दाने के साबुन बनना है, अल्मोड़ा में बनना है, अल्मोड़ा के पाटिया गांव में बनना है, जो है यहाँ शिव जी का यहाँ गोल देवता का मंदिर है चितई, उसके नीचे एक कर्नाटक की बहन है, वो बना रही है, उस काम को कर रही है। हमने उसकी बात कही, भांग भंगेरी की बात कही, हमने कंडाली घास की बात करी। आज भी मैं प्रमोट कर रहा हूँ उन चीजों को, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करने वाली चीजें है, गेम चेंजर है, गेम चेंजर है। और भाजपा ने उन गेम चेंजर्स का उस समय विरोध किया, और जब सरकार आई तो उसका पहला जो वो खोला टेस्टिंग फार्म, वो जो है त्रिवेंद्र सिंह जी के भाई ने खोला, मैंने धन्यवाद दिया। अपने गांव में खोला उन्होंने, उसकी खेती का कॉमर्शियल खेती क्या है को अलाउ कर दिया ना, हमने कहा कॉमर्शियल भांग, नशा कम होता है ना उसमें, जिस अलाउ एक मात्रा तक सीमित कर दी गई। तो ऑकलैंड से जो है कि जहाँ से न्यूजीलैंड से उसका बीज मंगवाया हमने, और यहाँ पर वर्षाद कृषि विश्वविद्यालय को कहा इसको मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ बनाओ, उसके बीज को लाओ। विवेकानंद वालों से भी कहा कि आप रिसर्च करिए, अल्मोड़ा विवेकानंद अनुसंधान संस्थान से। मैं चाहता था कि कॉमर्शियल भांग की हम इतने बड़े पैमाने पे खेती करें क्योंकि हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुरूप है, और उसके आधार पर इंडस्ट्री लगती, क्योंकि फिर रेशा उत्पादन आदि आदि के काम भी होते, और उसी में हम ये जो कंडाली घास जंगली तौर पर पैदा होती है, इसके भी रेशे सम्मिलित करते। मैंने भीमल के पेड़ को लगाने के लिए भी 300 रुपये उसका किया, क्योंकि उसके भी वो आते हैं। मैंने बांस का भी किया, तो आप देखिए पूरी नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी जो है इसी बांस आदि भीमल आदि ने ट्रांसफॉर्म की है। तो हमने आइडियाज के साथ कहा, जो मैं आज कह रहा हूं आपसे कि मेरे एजेंडे पर उत्तराखंड को आना पड़ेगा। मुझको भूल सकता है, लेकिन उत्तराखंड अपनी कीमत पे मेरे एजेंडे को भूलेगा। नहीं तो आप भटके भटके से राज्य हो जाएंगे, जो आज जिसके लक्षण प्रकट होने लग गए, लेकिन मैं इतनी बड़ी बात दावा इसलिए नहीं कहता, विनम्रता से इसलिए कह देता हूँ, मैं बहुत साधारण घर में जन्मा हुआ व्यक्ति हूँ। तो किसी बड़ा खुर्रम खां का बेटा होता तो फिर तो लोग कहते हैं यार बिल्कुल विद्वान आदमी है। अब लोगों को लगता है ये अपने जैसा ही है, तो लोगों को लगता है यार क्या है यार इसका आइडिया, यही तो कह रहा भांग भंगीरा कंडाली घास, क्या इससे परिवर्तन आएगा, क्या ये नींबू से परिवर्तन आएगा, क्या गेठी और मडुए से परिवर्तन आएगा। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा करने लगे, जब मडुए को जो है अब दुनिया अपनाने लग गई है, तब करने लगे। बल्कि लेकिन बड़ा दुखद प्रसंग ये है कि हमारा मडुआ तो दुनिया के पटल पर चला गया, लेकिन हमारी सरकार अब उसको मेलेट कह रही है, मेलेट, मडुआ नहीं कह रही। आपकी माँ का मडुआ गायब है इस राज्य सरकार के एजेंडे से, ये तो मिलेटबाज हैं।
ये तो धीरे-धीरे जब इस तरह की बातें हो रही हैं, अच्छा सर, आपका विज़न इतना दूर का था, दूरदर्शी आप इतना पूरा लेकर चले कि उत्तराखंड की इकोनॉमी को इतना आगे बढ़ाया जाएगा। लीडरशिप जो एक बेटर क्वालिटी होती है, वो आपके अंदर इतनी बेहतर है। यहाँ तक कि विपक्षी भी जो हैं, वो आपकी कई बार तारीफ़ भी करते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस के अंदर कई बार हलचलें चलती हैं, गुटबाजी वाली जो अगर मैं बात कहूँ। कोई आता है, फिर हाँ, निकल जाता है, होता अपनी-अपनी होता पार्टियाँ होता बना है। लेते हैं। ये लोकतांत्रिक पार्टियों में होता रहता है। हम लोकतांत्रिक पार्टी की तरह से खुलापन है, भाजपा में भी है। हुँ, हुँ। मंत्रिमंडल का विस्तार ही नहीं कर पा रहे। भाजपा में नहीं है, मगर उनके वहाँ जो है डर है। आप अपनी बात कह नहीं सकते। हमारे वहाँ निर्भीक होकर के लोग कहते हैं। अब थोड़ा-सा अब हमारा भी है। अब लोग समझते हैं कितने साल तक हरीश रावत कहेंगे वो बेचारे। हुँ, वो भी बनना चाहते हैं मुख्यमंत्री। तो मैंने अब क्या कह दिया, मैंने कहा भाई तुम 4-5 लोग जिनकी भी मुख्यमंत्री की ख्वाहिश है, मिल करके लाओ सरकार, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। हाँ, अब मैं आगे नहीं, मैं पीछे हूँ तुम्हारे, पीछे हूँ तुम्हारे। लेकिन उत्तराखंड से ज़रूर कह रहा हूँ, जब तक आप मेरे 2014 से 17 तक के एजेंडे की बुनियादी बातों पर इकोनॉमी को नहीं लाएंगे और उसको करने वाले लोगों को चुन करके नहीं भेजेंगे, तो आप भूल जाइए। आपको एक समय ऐसा आएगा कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि यार क्या क्या यही यही था हमारा उत्तराखंड, ऐसा ही था हमारा उत्तराखंड। हुँ। गुटबाजी चलती हर जगह पर है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपके प्रीतम सिंह पंवार जी से कैसे संबंध हैं? प्रीतम सिंह पंवार नहीं, प्रीतम सिंह चौहान। हुँ, प्रीतम सिंह पंवार से भी मेरी दोस्ती है। हुँ, वो अब आजकल निर्दलीय विधायक हैं। हुँ, धनोल्टी से मेरी हमारी सरकार में मंत्री रहे थे। बहुत अच्छे मेरे साथी हैं। हुँ, बहुत अच्छी सोच के व्यक्ति हैं। प्रीतम सिंह चौहान भी बहुत अच्छी सोच के व्यक्ति हैं। लगातार जीते हैं, उनके पिताजी भी मंत्री रहे, वो भी हमारे साथी रहे। और प्रीतम सिंह में पूरी अच्छी क्षमता है और हुँ। एक बहुत अच्छे काबिल मंत्री रहे हमारी सरकार, बहुत काबिल और मेरे बहुत विश्वस्त साथी रहे। बिल्कुल सर। सर, जब आप उत्तराखंड आए, उत्तराखंड के लिए आपने इतना लंबा वक़्त दिया, आपने कई सारी आपदा, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो उत्तराखंड में जल्दी से कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है। हर पहाड़ों में कुछ न कुछ हो रहा होता है। अ, आपने 4 धाम की जो पूरी व्यवस्था है वो कंट्रोल की, उसके लिए अलग-अलग चीज़ें आपने की। आज के समय में टूरिज़्म को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे दिया गया है, लेकिन उसकी आड़ में जो पहाड़ को तोड़ने का काम किया जा रहा है, जैसे कि जो आप ये अपनी कर्णप्रयाग रेल परियोजना है, एक ये हो गई। केदारनाथ में जो बात की जा रही है रोपवे की, तो ये कितना सही है, कितना गलत है? देखिए, अति सर्वत्र हुँ, हमारी इकोलॉजी बहुत ही फ्रेजाइल है। हिमालय का ये क्षेत्र नया क्षेत्र है। आप यदि बहुत ज्यादा इस पर भार डालेंगे, इसकी धारण क्षमता का आकलन तो करो ना, उसके बाद इसमें कुछ करो। आप किए जा रहे हैं। ये कर्णप्रयाग रेलवे लाइन सोनिया जी की देन है। हुँ, उन्होंने शिलान्यास किया है। आप देखिएगा, अब भी पट लगा हुआ है। हाँ, नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने दिया इसको। यदि नेशनल प्रोजेक्ट नहीं होता तो आज नहीं बनना होता। हुँ, उस हुँ, समय सब चीज निर्धारित हुई, लेकिन उस समय इसको मिनिमम टनल बननी थी। अब आज आपने मैक्सिमम टनल में निकाल दी रेलवे लाइन में। हुँ, तो अब जब आप इतनी गहरी डीप डिगिंग करेंगे, तो कहीं कहीं ऊपर के क्रस्ट जो नहीं है उसमें हुँ, असर पड़ रहा है ना। बिल्कुल। बस ऐसा नहीं है कि टनल या टनलिंग आज एक इस्टेब्लिश टेक्नोलॉजी है, मगर हमारे हिसाब से नाजुक हिमालय है, उस हिसाब से कितनी टनलिंग होनी चाहिए, इट इज अ पॉलिसी मैटर। जोशीमठ में हम देख चुके हैं, हुँ, एक टनल के कारण जो है इतना बड़ा जोशीमठ आज खतरे में। आप केवल नाम ही तो बता रहा है ज्योतिर्मय मठ, आप हुँ, बाकी तो सब जोशीमठ ही है। बर्बाद कर दी, वहां खतरे में है सारा जोशीमठ जो है। तो ये जो धारण क्षमता का आकलन न करना, ये नंबर वन। नंबर टू, एक बात आप मेरी आपने देखा नहीं होगा, जब एक बार किसी ने कहा कि हम देहरादून से सीधे अंदर अंडरग्राउंड टिहरी झील तक बनाएंगे, मैंने कहा हुँ, खबरदार। हमने क्या इसलिए उत्तराखंड राज्य मांगा है, इसलिए हम ये टिहरी झील
बनाई है अपनी धरती पे कि हमारे लोगों की आजीविका छीन लेंगे। जब आप टनल ही में निकाल देंगे तो दिल्ली से आएगा आदमी, सीधे जाकर के वहां बोटिंग करेगा, वो रहेगा, रात भर रहेगा, 1-2 दिन रहेगा और सीधे टनल के रास्ते आया, जौली ग्रांट से हवाई जहाज पकड़ा, दिल्ली चला गया, देहरादून वहां चला गया। तो हमको क्या मिला? हमारे नरेंद्र नगर, हमारे आगरा खाल, हमारे फगौट, हमारे दूसरे जगह खाड़ी, हमारे चंबा, ये तो सब सूख जाएंगे। बिल्कुल। क्या करेंगे जो हमारी आजीविका के स्थल है? तो मैंने कहा भाई ये काम मत करो, ये तुमको जो दिखा रहा है वो ये खतरनाक दिखा रहे हैं और कर्ज राज्य के ऊपर बढ़ रहा है उसकी वजह से। आप अंदाज लगाए जिस समय तक हमारी सरकार थी उस समय तक 37,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, आज 1,37,000 करोड़ रुपए का कर्ज है राज्य के ऊपर। ये ऋणम लेत घृतम पीवेत वाला हो रहा है ना, और ऐसा घी पी रहे हैं जैसे दस रहेगी। नई समस्याएं पैदा हो जा रही है। हमको टनलिंग की जरूरत है, मैंने तो कॉर्पोरेशन गठित किया उसके लिए, टनल बनाने के लिए। जैसे हमको टनल बनानी है अल्मोड़ा में 2 सड़कों को मिलाने के लिए, हमको टनल बनानी चाहिए चंबा में जो टनल बन रही है, क्योंकि उसमें पूरे धार को होकर के नीचे से निकाल करके टनल बना दो, सीधे से चंबा का चंबा बचे रहे और वहाँ बहुत गुंजाइश नहीं है ना नई सड़कें ला करके धार के अंदर, तो उस तरीके की हमने कहा टनल बनाएंगे। आपने आप लोगों को सरपट आए दिल्ली से, दुनिया से, और सीधे आकर के दर्शन करके चले जाएं, आप गंगोत्री तक टनल बना सकते हो, लेकिन हमको क्या मिलेगा? हमारे तो सारे पुण्य स्थल, देव स्थल सूख जाएंगे। क्या होगा मेरी उत्तर की काशी का? क्या होगा हमारे हर्षिल का? मखोबा कहाँ रहेगा जब सीधे गंगोत्री तक टनल से नीचे से निकाल दोगे? तो इसलिए कितनी टनलिंग होनी है। तो ये जैसे नमक सब्जी में होता है उस तरीके से टनलिंग होनी चाहिए विकास के अंदर। यहाँ तो जो है नमक में सब्जी डाल रहे हैं आप, तो उत्तराखंड में बर्बादी आएगी। तो ये जो आपने अभी कर्णप्रयाग रेलवे लाइन वाला कहा, बड़ा माकूल सवाल है। उसमें मैंने जो मेरी सोच है और जो खतरे हैं आगे के, मैंने उसे आगाह कर दिया। बिल्कुल। सरकार अपनी कामयाबी के बहुत सारे बखान अभी बता रही थी। अभी अगर 3 साल जो हैं धामी सरकार पूरे कर चुकी है, काफ़ी सारे उन्होंने अपने बखान बताए हैं। यहाँ तक कि जो उत्तराखंड में मांग उठी थी भू कानून की, बजट में उसको लागू कर दिया गया कि हाँ ठीक है, ये भू कानून आएगा, नियम बनाया जाएगा, सब चीज़ें। आपको क्या लगता है कि जो सदन में भू कानून पारित किया गया, लागू किया गया, वो वाक़ई में वही चीज़ है जो मांगी गई थी या सिर्फ एक पहली बात झुनझुना तो पकड़ा दिया? सबने सारे राज्य के लिए मांगा था, तुमने 2 जिले अलग कर दिए, पहली बात। दूसरी बात जो आपने कही है, ये तो ऐसा भू कानून, सब कुछ लुटा के होश में आए, सारी जमीन तो बिक गई। पहाड़ों के धार घाट गधेरे में सब बिक गया, और उसके बाद आपने इतनी देर कर दी। और इन्होंने की 2018 में भाजपा ने, पहले कानून था राज्य के अंदर, नहीं खरीद सकते थे, प्रतिबंध था, नियंत्रण था, तुमने हटाया, ये भाजपा ने हटाया 2018 के अंदर। जब 57 का बहुमत दिया उत्तराखंड ने, उत्तराखंड खुद कोशेगा कि हमने 57 का बहुमत क्यों दिया, और उससे हमारी जीत गई। हम क्यों कहते हैं जमीनों की बात बचाओ करके? अरे आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी? एक समय आएगा जब लोग गढ़वाली संस्कृति को भूल जाएंगे, जब पौड़ी की संस्कृति को भूल जाएंगे, जब उत्तरकाशी के रमौला बंधुओं की गाथाएं को लोग भूल जाएंगे, जब बहुत सारी चीजें हैं, जब हरुईद की कहानी को भूल जाएंगे लोग। तो ये धरती के अंदर क्या हमारी जो संस्कृति है वो मिट्टी से संबंधित है। जब मिट्टी नहीं रहेगी तो बेटे कहाँ रहेंगे? जब बेटे नहीं रहेंगे तो संस्कृति का ध्वजभाग कौन रहेगा? एक समय आएगा कि इसके टीले दिखाई देंगे छोटे छोटे उत्तराखंड के, कहीं एक टीला जो है रोहतक में दिखाई देगा, एक दिल्ली के 2-4 जगह नोएडा में अगल बगल दिखाई देंगे, एक आध टीला देहरादून में, कहीं हरिद्वार में, उनमें दिखाई देगा। बाकी उत्तराखंडी जो संस्कृति है, जो बुनियादी
स्वरूप, उसकी विशेषताएं हैं, जो गढ़वाली और कुमाऊनी संस्कृति है, वो समाप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जमीन के लिए, और ये सब भाजपा ने किया। हाँ, ये सब कर चुके। अब तो कैसे इसको समेटा जाए, बड़ी सूझबूझ वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री चाहिए, जो इसको संभाल करके जितना बचा है वो तो आगे की पीढ़ियों के लिए धरोहर के रूप में छोड़ करके जाए। इसको करना पड़ेगा। तो सर, आपकी सरकार ने क्यों नहीं इसको सशक्त भू कानून को लागू किया? मेरे समझ में भू कानून था, कह रहा हूँ ना, हमारे वो तो जमीन उसका सवाल ही नहीं था। मैंने तो भू प्रबंधन किया, उसके लिए यहाँ तक कि मैं लीजिंग पॉलिसी आदि सब बना करके गया। जमीनें जिनके नाम पर कब्जेदार बेनामी कब्जे, कई तरीके की जमीन के प्रकार थे, वो सब दूर करवाए। एक जमीन का मापन करवाने का काम करना था, मैंने कहा आकर के करवा लेंगे हम, जो है भू बंदोबस्त जिसको जो है। और कानून दूसरा पर्वतीय क्षेत्र की चकबंदी का था, वो मैं चकबंदी कानून बना करके गया। कानून बना हुआ है, विधानसभा ने पारित कर रखा है पर्वतीय चकबंदी का, जिसको 8-9 साल में ये लागू नहीं कर पाए। और उधर हमने चकबंदी का कैडर बना दिया। ये भर्तियां जितनी पटवारी और पेशकारों आदि की भर्ती हुई है, सब मेरे समय में तो हुई, मेरे कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में। तो हमने वही सोच के साथ पूरी चीज को जो है समझ करके चीजों को डेवलप किया। तो हमसे ये सवाल नहीं है। ये भू कानून तो तब बैठा जब इन्होंने 2018 में पुराना कानून उल्टा दिया, पूरे ही दरवाजे खोल दिए। हाँ, पहले तो प्रतिबंध था ना, आप 250 मीटर से ज्यादा ले नहीं सकते। जब इन्होंने लुटा दिया, तब इस कानून की जरूरत पड़ी। तो हरीश रावत से जो सवाल है वो तो तब पैदा होता जब ये मेरे समझ से पहले हो गया होता, तब मैं उसको नहीं रोकता, तो तब मुझसे कहते। सर, विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका होती है किसी भी प्रदेश की या देश की राजनीति को मजबूत बनाने के लिए, चलाने के लिए, सरकार को मजबूत बनाने के लिए। आपको ये नहीं लगता कि धीरे धीरे जो है विपक्ष तो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, देखिए, और एक ही पक्ष जो है मजबूत होता जा रहा है? अब मीडिया है, किसी तरीके की मीडिया हो, अब एक पार्टी, जब मीडिया विपक्ष को दिखाएगा ही नहीं, करेगा ही नहीं। पहले हमारे समय में 60% स्पेस अपोजिशन, 40% सत्ता होता था, और आज जो है 95% सत्ता है, 5% जो है अपोजिशन है। वो भी कहीं आ गया इल्ला बुल्ला, जो है कोई ऐसी चीज को जिसको ट्विस्ट किया जा सके, बदला जा सके, मीडिया उसको डिस्टॉर्ट कर सके, उन चीजों के लिए। मैं एक चैनल के नाम बताऊंगा, जो चैनल कट एंड पेस्ट चैनल हो गया। इतना बड़ा चैनल है देश का, लेकिन वो कट एंड पेस्ट चैनल है, और बड़े बड़े नामचीन पत्रकार, मेरे तो बहुत सारे उससे जुड़े हुए लोग दोस्त हैं, लेकिन आज वो कट एंड पेस्ट चैनल हो गया है। नाम लेते हुए लज्जा आती है। कुछ यहाँ का काट के, कुछ वहां का काट करके एक नया समाचार गढ़ देते हैं और उसको दिखाते हैं। क्या करेंगे आप? हमको तो नाम लेते भी, क्योंकि हमारी परंपरा नहीं है मीडिया पर हमला करने की, लेकिन हकीकत यह है कि आप देख करके तो कहां से अपोजिशन होगा, जबकि अपोजिशन लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, एक विकसित लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। यदि लोकतंत्र विपक्ष नहीं होगा तो फिर लोकतंत्र कैसे होगा, सरकार पर अंकुश कैसे होगा? आज तो जो है हम स्पीकर, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, वही विपक्ष को रौंदने का काम में लग गए हैं, जबकि पहले विपक्ष को संरक्षण देते थे। रवि रे देश बड़े भारी लोहिया जो थे, और जब स्पीकर बने 1989 में, हम अपोजिशन में थे, तो मैंने बोलते बोलते ज़्यादा लंबा चल गया, तो उधर की तरफ से किसी ने मुझको टोका, तो उन्होंने कहा, उसने टोकते वक्त कहा, मिस्टर रावत, यू आर नॉट फ्रॉम द ट्रेजरी बेंच। तो स्पीकर ने उधर से कहा, नाउ ही नोज हिज चेंज पोजीशन, हिज अपोजिशन, दैट्स व्हाई आई एम अलाउइंग हिम टू एलोबरेट हिज पॉइंट। मतलब मैं अपने पॉइंट को, क्योंकि मैं सरकार की आलोचना कर रहा था,
उन पर प्रहार कर रहा था, तो वो चाहते थे कि मैं उसको ठीक तरीके से एलोबरेट कर लूं, उसके लिए उन्होंने मुझे अतिरिक्त टाइम दिया। तो ये टेंडेंसी होती थी स्पीकर की, जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर इनकरेज करते थे कि विपक्ष के लोग सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछें, कॉलिंग अटेंशन आए, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आए, स्थगन प्रस्ताव आए, दूसरी चीजें आए, तो उसी से तो परंपराएं बढ़ती थी। जीरो काल होता था, जीरो ओवर कहते थे, उसमें कोई भी उस उठ करके अपनी बात उठाता था, तो उससे देश के लोगों की आवाजें गूंजती थी देश के पार्लियामेंट में। हाँ, तो आवाज जब होगा नहीं काल, तो सब प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स भी जो है पार्ट ऑफ रूलिंग पार्टी हो जा रहे हैं। दे आर नॉट रेफरी अंपायर, दे आर पार्ट ऑफ प्लेइंग 11। तो कैसे होगा? मैं गहरी बात कह रहा हूँ जो आपसे कह रहा हूँ जी। तो इसलिए वहां हो यहाँ हो, जब अपोजिशन को संरक्षण केवल जनता जनार्दन दे सकती है, यदि लोग चाहते हैं अपोजिशन हो और उनकी बातें उठें, तो फिर उनको खड़ा होना पड़ेगा। सर, देखा ही जाता है कि जैसे कुछ समय से, लंबे समय से उत्तराखंड में कई इस तरह के प्रकरण हो रहे हैं, जिससे जनता जो है एक विरोध जो दिखा रही है पार्टी की तरफ। लेकिन होता क्या है कि जब चुनाव का समय आता है, तो रिजल्ट उसके बिल्कुल ही उलट हो जाते हैं। तो क्या फिर किस तरह से देखते हैं कि देखिए सीधी बात है, ये आज उन मुद्दों पर चुनाव ही नहीं होने दे रहे हैं। इन्होंने जरा दिया है 120 करोड़ हिंदू भाइयों को, जो महाराणा प्रताप के वंशज हैं, जो शिवाजी के वंशज हैं, जो पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, जो राणा सांगा के वंशज हैं, जो है गुरु गोविंद सिंह जी और बिंदा बहादुर जैसे जांबाजों के वंशज है, उन लोगों को जो है उनके ही 20-22 करोड़ मुसलमान भाइयों के नाम से डरा दिया गया है। उनको ये डर बिठा दिया गया है कि वो आएंगे मुसलमान तो आप तो खा जाएंगे, पता नहीं क्या कर देंगे, क्या नहीं होगा। एक डर पैदा कर दिया, दुष्प्रचार कर दिया। यहाँ तक कि गाँव में, महिलाओं में, इनके सीनियर लीडर्स के जो है वो हैं, जो कह देते हैं लोगों से कि भाई यदि हमको नहीं लाए तो मुसलमान आएंगे इन गाँव में, तुम्हारी इज्जत खतरे में है। ये प्रचार किया जाता है। तो आपको जब आप ही के भाइयों से, जबकि आज का कोई मुसलमान औरंगजेब का वंशज नहीं है, हिंदुस्तान का कोई मुसलमान, इसीलिए औरंगजेब नाम नहीं रखता अपने बच्चे का, क्योंकि उसको मालूम है अत्याचारी शासक था औरंगजेब। उनको मालूम है वो नादिर शाह नहीं रखते हैं, वो मोहम्मद गजनी नाम नहीं रखते हैं, क्योंकि वो आप ही के डीएनए के भाग है। कोई 10 पीढ़ी पहले इस्लाम में को कबूल किया है, किसी ने 8 पीढ़ी पहले किया है, तो वो तो आप ही के बीच से निकले हुए लोग हैं। तो उनसे आपने घृणा नफरत इतनी पैदा कर दी है, और उस समय आप पैदा कर रहे हैं नफरत जब आप स्वतंत्र भारत हैं। स्वतंत्र भारत, लोकतंत्र जो है बहुमत का है, बहुमत का तंत्र है। आप बहुमत पाने के लिए उनको यूज कर रहे हैं हिंदू मानसिकता को, और मुसलमान भाइयों का डर दिखा करके कर रहे हैं। और उस समय कर रहे हैं जब तीनों सेनाओं, वो सब सेनाएं आपकी, उनमें मुसलमान कितने हैं, जनरल कितने हैं, पैरामिलिट्री में कितने हैं, पुलिस में कितने हैं, जब संविधान आपकी रक्षा करने के लिए खड़ा है, जब मोदी जी जिन 56 इंच वाले छाती वाले प्रधानमंत्री हैं, उस समय इन्होंने गांव-गांव में वोटर को डरा दिया है, मुसलमान भाइयों का भय पैदा कर दिया है। जगह-जगह कथा वाचन करते हैं, और कथा वाचन में उनकी धार्मिक भावनाओं को जागृत करके जो है उसमें एक आध लाइन मुसलमान भाइयों के लिए, दूसरों के लिए कहलवा दी जाती है। सब उनका उपयोग कर रहे हैं। ऐसी मानसिकता बना दी गई है, जिस मानसिकता का परिणाम है, मैंने कहा ना कि 2016 में कहीं जुम्मे की छुट्टी नहीं, कुछ नहीं, कोई आदेश नहीं, तुमने जुम्मे की छुट्टी के नाम पर
पूरा हमको चुनाव हरा दिया। तुमने 2022 में हमको मुस्लिम यूनिवर्सिटी का झूठ बोला, कहीं कहा ही नहीं, कोई प्रमाण, आज भी प्रमाण नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ प्रमाण लाओ, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन किसी में हिम्मत नहीं भाजपा के लोगों में। मुझ पर मुकदमा नहीं कर रहे, मैं तो कर रहे हैं झूठ बोला, झूठ झूठ झूठ, मुकदमा नहीं कर रहे। मुझ पर हिम्मत नहीं है, क्योंकि जानते हैं सत्य उनके पास नहीं है। मुकदमा करेंगे तो ये सत्यता बाद में आ जाएंगी, और प्रचार तंत्र का फायदा उठा करके पूरा। अच्छा, भाजपा के अंदर क्या है, एक बोलता है उसी को 10 दोहराते हैं, बार बार दोहराते हैं, मिल करके दोहराते हैं, जोर से दोहराते हैं, और पूरे तंत्र का फायदा लेकर के उसको जन जन तक पहुंचाते हैं। ये है हकीकत ढक दी है। इसलिए जो आपने कहा कि चुनाव से पहले जो जनता के मुद्दे उड़ते हैं, महिला सम्मान, आज देखिए जगह जगह जो है महिलाओं के ऊपर बलात्कार और अत्याचार, उसके जितने केसेस हो रहे हैं उनमें से 50% में भाजपा के नेता इन्वॉल्व है, उनके नाम आ रहे। लोग दंडित करना चाहते हैं, अंकिता वाली में लोग दंडित करना चाहते हैं, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि अंकिता वाली में जो है हत्यारे समान बरी हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने सारे प्रमाण नष्ट कर दिए, उसके सारे साक्ष्य नष्ट कर दिए वहां। तो ये बचाना चाहते हैं, क्योंकि इनका एक बड़ा नेता उसमें इन्वॉल्व हो, जो वीआईपी है, इनका कोई बड़ा ही नेता तो है, तो बचाना चाहते हैं। तो ये स्थितियां हैं राज्य के अंदर। जब तक ये चीजें हैं तब तक राज्य को भी नुकसान है और कांग्रेस को भी उसका नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन देखते हैं क्या होता। कांग्रेस, जैसे आपने बताया कि झूठ रच दिया जाता है, जैसे 17 में जुम्मे की नमाज का हुआ, 22 में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हुआ, लेकिन एक बात जो स्टार्टिंग से ही लेकर चले हैं कि कांग्रेस का झुकाव मुस्लिम समुदाय की तरफ ज्यादा है। चाहे वो राम मंदिर की बात थी, तो लगातार ये बात बोलते हुए आए हैं, ये बात बच्चे बच्चे के दिमाग में बिठा दी गई है कि बीजेपी हिंदू और कांग्रेस मुस्लिम। हम संविधान है, हम संविधान है, हम देश की आजादी का इतिहास। देश तब आजाद हुआ जब हम मिलजुल करके लड़े। पहले हम बटे हुए थे, इसलिए गुलाम रहे। आप देख लीजिए, हम दो कारण है गुलामी के, एक तो बटा होना, दूसरा अंधविश्वास। और जब हमने अंधविश्वास तोड़ा, जब हम एक हुए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, तो हम आजाद हुए। संविधान हमारा क्या यही तो कहता है, सब नागरिकों को समानता देता है। तो इसलिए हम जिस न्याय की कल्पना, जिस बेहतर जिंदगी की कल्पना हम हिंदू के लिए करते हैं, उस कल्पना को, उसी तरीके की कल्पना हम मुसलमान के लिए भी करते हैं, सिख के लिए भी करते हैं। क्योंकि जिस दिन हम ऐसा नहीं करेंगे, वो दिन भारत के लिए बड़ा खतरनाक दिन होगा। तब माइनॉरिटी का विश्वास जिस दिन हमारे संविधान से और संवैधानिक व्यवस्था से हट जाएगा, उस दिन जो है पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, हम उसको दोहरा रहे होंगे। तो वो दिन ना आए, इसलिए हम कांग्रेस जो है, नहीं तो एक बात बताओ, कांग्रेस से ज्यादा धर्म आचरण वाले कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू किसी के आगे लगा पंडित? इनके लोग तो थे ही नहीं आजादी की लड़ाई में। पंडित गोविंद वल्लभ पंत, ये सब कांग्रेस, क्योंकि पंडित को हम उस परंपरा का हिस्सा समझते, हिंदू संस्कृति का हिस्सा समझते, प्रतीक समझते थे। तो कांग्रेस संविधान की बात करती है, हम मुसलमान की बात नहीं करते। लेकिन हम देश के लिए ये कहते हैं कि भाई उनको भी वही सम्मान देना पड़ेगा, बराबर का अधिकार देना पड़ेगा जो हिंदू होने के नाते मुझे प्राप्त है। भाजपा इसको तुष्टीकरण कहती है, और आज उसी रास्ते पे खुद जा रही है। एक बात बताओ, यहाँ अवैध मदरसे कह रहे हैं, तुमने भी तो वक्फ बोर्ड बना रखा, तुमने भी तो जो है मदरसा बोर्ड बना रखा, और भाजपाई लोगों को बिठा रखा। यदि मुसलमान कांग्रेस ही तुष्टीकरण करती, कांग्रेस ने बनाए थे, तो तुम हटा क्यों नहीं रहे हो 8-9 साल के अंदर? बताओ ना, तुमने क्या हटा दिया? और अब तो जो है
तुम तुष्टीकरण कर रहे हो, सौगातें मोदी बांट रहे हो। थैले ईद के मौके पे थैलों में भर भर करके तुम जो है उनके लिए सेवैया, दलिया, क्या क्या चीजें, और सलवार कुर्ता, तहमत, सब दे रहे हो। धोती क्यों नहीं दे रहे हो, तहमत क्यों दे रहे हो, बताओ ना। और जो मेरी बहन फातिमा के लिए आया, वो मेरी बहन रावत के लिए भी आया, आपके लिए भी आया कि सौगाते होली, सौगाते मोदी आपकी होली पे भी आया, आपकी दिवाली पे भी आया, आपकी हरियाली पर आया। तो आज तो तुम भी तुष्टीकरण कर रहे हो। क्यों कर रहे हो तुष्टीकरण? क्यों नहीं ये कानून जो कानून जिनके लिए तुष्टीकरण की बात कर रहे थे वो हटा दिया? अब राम मंदिर का सवाल जहां तक है, राम मंदिर वाले में आज राम मंदिर और काशी संभव हो पाएगा तो कांग्रेस के कारण संभव हो पाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने ही के समय में वहां से जो मूर्तियां थी कांग्रेस के समय में रखी गई। गोविंद जी थे मुख्यमंत्री, उनकी उससे थोड़ी हुआ। कांग्रेस के समय में जब वो ताले में बंद कर दी गई विरोध देखते हुए, तो जो है ताला खुलवाने का काम भी कांग्रेस के समय में हुआ। जो जमीन जहां आज वो बना है मंदिर, वो जमीन पर शिलान्यास करने का काम राहुल गांधी जी ने किया, न राजीव जी ने किया, राजीव गांधी जी ने किया। क्योंकि सहमति नहीं हो पाई, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये आज मंदिर बना, जिसका ये मंदिर बनाने का काम इनकी सरकार ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपा, किसी और को नहीं सौंपा, उनको सौंपा। वो इनसे जुड़े हुए हैं। और आप तो ये इतने आज तक तो हम तो रघुवंशी लोग हैं, जो हम राजा रामचंद्र कहते हैं। इन्होंने पहले राजा रामचंद्र से राजा हटाया, फिर जय सीता राम कहते थे, अब सीता भी हटा दी, और अब तो इन्होंने उनको जो है राजा रामचंद्र से राम लला बना दिया। चलिए, तुमने जो बनाया वह बनाया तो सही, प्रणाम कर रहे हैं। अब ये कहते हैं कि हम राम को लेके आए। अब ये राम को नहीं लाया। आपने सुना होगा पिछले चुनाव में इनका नारा था, चुनेंगे उनको जो राम को लाए। तो पहले राम इस संसार को लेकर के आए थे, अब ये राम को लाने वाले बन गए हैं। लेकिन धन्य है हिंदू, तुम अपने आइकॉन को, जिनको आप, यदि राम को वास्तविक अर्थों में तुम्हारी श्रद्धा है, तो फिर राम को एक इंसान कैसे ला सकता है? पर बात तो ये भी आई थी ना कि कांग्रेस ने जो है, जब केस चल रहा था ये सारा मामला, तो अपनी तरफ से भी वकील खड़े कर दिए। नहीं, हमारा ये सारी चर्चाएं कि नहीं, राम तो वो चाहते नहीं है कि राम ये बिल्कुल दुष्प्रचार है। ये बिल्कुल दुष्प्रचार है। ये दो पक्षकार थे, एक मुस्लिम पक्षकार था, एक गैर मुस्लिम, एक दूसरे पक्षकार थे, जिसमें कहीं कोई ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने, पहले हाईकोर्ट के सामने था, फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने था। इसमें कांग्रेस का यदि कोई योगदान है तो सकारात्मक योगदान है, जो ये संभव हो पाया। तो जब कांग्रेस पे लगातार इस तरह के आरोप लगते नहीं, तो ये बताए ना, फिर राम तो 12 कलाओं के साथ थे, 18 कलाओं के साथ कृष्ण पैदा हुए, कृष्ण जन्मभूमि का भी क्यों नहीं कर रहे? यदि इतने ही तुम हो, करो ना। कांग्रेस ने राष्ट्रीय सहमति बनाने में बड़ा भारी योगदान है राम मंदिर के लिए, जो कांग्रेस के जुड़ने से बनी ये चीज। हमने इसमें बहुत अथक प्रयास किया, कांग्रेस ने बहुत अथक प्रयास किया, लेकिन क्या है, उनका तरीका है, सत्ता का फायदा उठाया। आपने देखा सारी मूर्ति उसमें महात्मा कम दिखाई दे रहे थे, जो हमारे बड़े महात्मा हैं मोदी महाराज जी, वही दिखाई दे रहे थे। तो प्रचार तंत्र ने उसको गांव गांव तक ये पहना दिया। राम बाद में गए, वो ज्यादा दिख गए, मोदी जी ज्यादा गए।
इस बात का तो खैर काफी लोगों ने विरोध भी किया था कि मोदी जी के हाथों क्यों उसका आप वो किया गया। राष्ट्रपति से क्यों नहीं करवाया? केवल दलित थी इसलिए नहीं करवाया आपने? क्यों क्यों करवाया? वो शिल्पकार थी तो इसलिए नहीं करवाया आपने? तो क्यों नहीं करवाया? हमने कहा शंकराचार्यों से करवाओ, चारों शंकराचार्य मिलकर के कर देते। हमने कहा उनके बगल पर मोदी जी भी खड़े रहेंगे, शंकराचार्य जी के, खड़गे साहब भी रहेंगे, सोनिया गांधी भी रहेंगे। लेकिन आप न सोनिया जी को चाहते थे न खड़गे जी को चाहते थे, आप तो केवल मोदी जी को चाहते थे। इसलिए आपने इनसे नहीं करवाया, ये ना आ सके। अब मोदी जी चुनाव से पहले शिलान्यास करने जा रहे हैं तो उनके बगल पर हम कैसे खड़े होंगे? राहुल जी या कांग्रेस कैसे खड़ी होगी या विपक्ष कैसे खड़ा होगा? क्योंकि चुनाव प्रचारक, वो मुख्य चुनाव प्रचारक है उनके, हम उनके साथ कैसे खड़े हों? ये दिक्कत है। इस बात को जनमानस नहीं समझ रहा है और भाजपा समझने नहीं दे रही। कांग्रेस पे इतने आरोप लगते हैं और बहुत बड़े-बड़े आरोप लगते हैं, चाहे वो मुस्लिम की तरफ झुकाव के लिए हो या फिर देश को बाँटने के लिए हो, काफ़ी सारे आरोप जो हैं कांग्रेस पे लगते हैं। तो क्या रीज़न है कि कांग्रेस उन आरोपों को हटाने का जो एक कोशिश तो करती है, लेकिन सफल नहीं हो पाती है। लोगों के दिमाग में वो देखिए आरोप ज़्यादा बस जाते हैं। देखिए, जब आप गंदगी किसी के ऊपर उछालते हैं, किसी के विषय में कुछ कह दीजिए, अभी यहाँ पर आप फैला दीजिए, पड़ोस में एक आदमी के घर में मीट बनना होगा, आप कह दीजिए गाय का मीट बनना है, तो एकदम सारे रायपुर में फैल जाएगी, क्योंकि वो दुष्प्रचार है। तो दुष्प्रचार बहुत तेजी से जाता है, बहुत नीचे तक जाता है। ये थर्रा शराब होती है ना, कच्ची शराब, उसकी तरीके से इसका नशा बहुत तेजी से जाता है। तो भाजपा का ये नशा दुष्प्रचार का तेजी से लोगों तक जा रहा है। लेकिन एक समय आएगा जब आप लोग उन वास्तविक सवालों से उभर करके आएंगे। अब देश के विभाजन की बात कहते हैं, देश का विभाजन, मैं आरोप लगा रहा हूं आपके उसमें, और भाजपा खंडन करे, मैं नहीं तो जहां कहेंगे मैं वहां बातचीत के लिए आने के लिए ना बहस के लिए आने के लिए तैयार हूं। इसको बांटने का ब्लूप्रिंट जो है उस समय के विश्व हिंदू परिषद और जो है इनके बीच में जो बना मोहम्मद अली जिन्ना के, दोनों ने मिल करके किया। और आप देखिए बंगाल की सरकार में ये दोनों सम्मिलित थे, मुस्लिम लीग के साथ सरकार में सम्मिलित थे इनके लोग जो है, और जो बाद में भाजपा के संस्थापक बने। तो ये इन लोगों ने इसको बांटा मिल करके, ये भाव पैदा किए। और अब क्योंकि कांग्रेस की स्थिति ये आ गई थी कि जब अंग्रेज ने कहा कि वो मांग कर रहे हैं, नहीं हो सकता, आजादी और पीछे चली जाएगी, तो इसलिए जो है आजादी मिले, इसलिए कांग्रेस को स्वीकार करना पड़ा, गांधी को स्वीकार करना पड़ा। और गांधी ने विभाजन के खिलाफ कोई नोआ खाली में जहां दंगे हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, लट मार मार कर रहे हैं, वो जो है घड़ासे और हथियार लिए हुए लोगों के सामने, भीड़ के सामने खड़े हो गए गांधी अकेले। कोई दूसरा नेता देश दुनिया के अंदर इतना आत्मबल हो सकता है किसी के अंदर जो गांधी ने दिखाया? तो क्या क्या कहा जा सकता है? उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ी, अपनी जिंदगी दे करके गांधी ने जिंदगी चुकाई। ये है, ये वास्तविकताएं हैं जिसको नहीं आने दिया गया प्रकाश में। जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, और ये सच मानिए यदि कांग्रेस नहीं होती और ये नहीं होता तो अंग्रेजों को जाना भी होता तो इन्हीं को सत्ता सौंपते, जो आज सत्तारूढ़ हैं, इनके बुजुर्गों को सौंपते, इसी विचारधारा को सौंपते, क्योंकि ये अंग्रेजों के साथ खड़े थे। हिंदुस्तानियों के शोषण में ये अंग्रेजों के साथ ही थे। जो आज भाजपाई हैं, इनके जो पूर्वज हैं, वो उस समय अंग्रेजों के साथ खड़े। ठीक, सरकार की लगातार कई सारी बातें जो हैं सामने आती हैं कि कभी किसी विधायक पे, कभी किसी पे जो है बलात्कार के आरोप लगते हैं, किसी लड़की को छेड़ने के आरोप लगते हैं, लेकिन उनके आरोप को आसानी से धुल जाते हैं। पर जो विपक्षी हैं, उनको एकदम से पीछे खींच लिया जाता है।
उनको नहीं आगे बढ़ने दिया जाता है। चुनावों में भी कई जगह है जहाँ से कांग्रेस पीछे हट गई, मतलब नहीं सत्ता में आई, और इस तरीके से जो है विपक्ष एक धीरे-धीरे करके खत्म भी हो रहा है। अच्छा, आज के समय में उत्तराखंड में एक थर्ड फ्रंट के नाम से भी कुछ लोग जो हैं, एक मोर्चा खड़ा हुआ है। देखिए तो उनको किस तरीके से देख रहे यहाँ हैं आप? का स्वभाव, यहाँ लड़ाई कांग्रेस और भाजपा में ही होगी, हुँ, अब भी आगे भी उसी में होगी। हाँ, कुछ लोग वोट काटने में भूमिका जरूर अदा कर सकते हैं, वोट काटने में भूमिका अदा कर सकते हैं, और इसलिए भाजपा भी आज इस तरीके का प्रायोजन कर रही है। नहीं तो आप जनता के सवालों से जो लड़ने वाले लोग हैं वो आए, उनके लिए उनको फ्रंट बनाने की क्या जरूरत है? वो आए, फ्रंट तो है, यूपीडी क्या फ्रंट नहीं है? हुँ, क्या वो उन सवालों को नहीं उठा रही? तो आप ऐसा ही फ्रंट क्यों, जो फ्रंट भाजपा प्रायोजित हो? और आपको आश्चर्य होगा, मैदानी क्षेत्रों के लिए एक अलग फ्रंट प्रायोजित किया जा रहा है और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलग फ्रंट प्रायोजित किया जा रहा है। और आपको ये जान करके भी आश्चर्य होगा कि साधनों के मामले में ये इनके पास ज्यादा साधन दिखाई देंगे बजाय जो है कांग्रेस के मेन अपोजिशन के जो है। ये है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि, मेरा आरोप ये नहीं है कि ये सब वो है, मेरा आरोप यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाजपा इस तरीके का प्रायोजन कर रही हो। तो ये जो लोग भी विरोध में खड़े हैं भाजपा के, यदि वो भाजपा के विरोध में खड़े हैं तो लड़े, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ। लेकिन उसके लिए यदि कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा जो पटरी बना रही है आप उसमें तो नहीं चल रहे हैं, उसी का उपयोग तो नहीं कर रहे हैं, ये फ्रंट इत्यादि बना करके, ये सवाल बड़ा गंभीर सवाल है, इस पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जो अभी मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो तो ये बात खुल के कहते हैं कि जो थर्ड फ्रंट है, उसका फ़ायदा हम ही को है। भाजपा वाले, जी। मैंने कहा ना तो आपसे, उन्होंने केदारनाथ इसीलिए जीत के हुँ, है कि कोशिश है। और आप देख रहे हैं एक एक व्यक्ति को बहुत उठाया जा रहा है, यहाँ तक कि अपने नेता की कीमत पर भी उठाया जा रहा है, उछाला जा रहा है। पिछले दिनों रुड़की में दो विधायकों के बीच में, पूर्व और वर्तमान विधायकों के बीच में क्लैश हुआ था। एक ही प्रकार का अपराध है, एक को जेल में ठूंस दिया गया, दूसरे को, तो ये ऐसे ही थोड़ी हो रहा है, ऐसे ही थोड़ी हो रहा है, क्योंकि हर चीज तो कीमत लगानी पड़ती है, कीमत लगाई जा रही है। बड़ा सवाल और हमारा आखिरी सवाल सर ये हाँ। है कि हरीश रावत राजनीति से क्या दूरी बनाने वाले हैं, या फिर जो अभी आगामी चुनाव हैं, उनमें फिर से दावेदारी करने वाले हैं? मैं ढोल बजाऊंगा, आपने देखा होगा मैं बहुत बार ढोल बजाते दिखाई देता, मैं आदत आदत अभी से डाल रहा हूँ, इसीलिए मैंने कहा चतुर्भुज निमित्त चेतु तो चार लोग आओ आगे बढ़ो, लाओ कांग्रेस को, मैं तुम्हारे पीछे ढोल बजाऊंगा। हुँ, हाँ, दैन्यम न पलायनम, मैंने एक लेख लिखा था, दैन्यम न पलायनम। हाँ, जिस दिन कांग्रेस जीत जाएगी तो मैं उस दिन कुछ दिन अब दिल्ली बिताना चाहूंगा, लेकिन जब तक कांग्रेस जीतती नहीं है तो फिर यहीं, और नहीं तो मैं भी चाहता हूँ उस दिन दिल्ली की सैर सपाटा वहाँ बढ़िया रहता है, वहाँ मैंने कहा ना, एक बाइट दो देश भर में है? और यहाँ यहाँ तक आना पड़ता है, हुँ। तो वहाँ वहाँ पूरा मीडिया हमारे साथ है, लेकिन मैं उस सब चीजों को छोड़ करके यहाँ हूँ, इसलिए कि दैन्यम न पलायनम, हार करके नहीं जाना चाहता। हुँ। तो क्या रणनीति है आगे के चुनावों को लेकर? दैन्यम न पलायनम, मैंने कहा ना, रावत हूँ, जिद्दी रावत हूँ, तो इसलिए हम जब तक जीत नहीं जाते हम हटने वाले नहीं है। कोशिश हम जारी हम रहेगी। जीत का मतलब कोई मेरी, मैं हूँ आगे वो जरूरी नहीं, कोई भी आगे हूँ, मैं उसके पीछे खड़ा हूँ, जीतेंगे। अच्छा, तो मतलब फ्रंट में अब नहीं। बहुत हो लिया, मगर एक बात फिर मैं दोहरा दे रहा हूँ, हुँ,
जिन नीतियों, कार्यक्रमों, सोचों पर 2014 से 2017 तक हमारी सरकार ने काम किया था, जो शुरुआतें की थी, वो शुरुआतें वही थी जो राज्य निर्माण के मूल की सोच थी, उसके चारों तरफ बिल्ड की थी। यदि उसको नहीं अपनाएंगे तो जो है उत्तराखंड को घोर निराशा मिलेगी, और ये पलायन आदि जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, इसका समाधान और कहीं नहीं है। यदि है तो हमारी नीतियों में है। तो उत्तराखंड की जनता को ये समझना होगा कि निश्चित अगर तौर पर वास्तव में क्या चीजें सही हैं। आप लोगों को उनको समझाना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, नहीं तो पछताना पड़ेगा। और रोज गगरे सरमरे करके घाड़ा पछौड़ा अपने जेवर पहन करके जो है घूमते रहेंगे, और इन्हीं में जो है वो करेंगे, जगह जगह कीर्तनी करते रहेंगे। बाकी जो आर्थिक कीर्तन है, तरक्की का कीर्तन है, परिवर्तन का कीर्तन है, वो शून्य पड़ जाएगा। यदि उस कीर्तन की तरफ आना है तो इस कीर्तन से यहाँ तक आओ। ये कीर्तन भी करो, ये धार्मिकताएं भी करो, सब कुछ करो, लेकिन उसके साथ जो परिवर्तन की, आर्थिक परिवर्तन की राह है, तरक्की की राह है, उस तरफ लाओ। इस तरफ नहीं जाना चाहिए कि गांव धीरे धीरे खाली हो जाए। आपको सोचना पड़ेगा, इन लोगों को मनन करना पड़ेगा। जो मैं भागवत कथा कहने वाले सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, लेकिन उनसे चाहता हूँ, कृष्ण ने कहा कर्मण्येवाधिकार अस्ते मां, आप कैसे बिना कर्म के कैसे? तो आप लोगों को बताइए नहीं क्यों हो रहा है, गांव क्यों खाली हो रहे, क्यों यहाँ पलायनित हो रहे हो? और यहाँ पलायनित होकर के वो अच्छी जिंदगी थोड़ी हो रही है। मैं परसों वहां गया था, रोहतक, पर्वतीय लोगों की सभा वो थी, सांस्कृतिक कार्यक्रम था। 12 लोगों ने मेरे पास अपने बच्चों के नाम लिखा है, अपना टेलीफोन नंबर लिखा है, जो ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ तो नौकरी मिल नहीं रही है, हमको वापस आना पड़ेगा, वहाँ हमारे बच्चों के लिए नौकरी का बंदोबस्त करो। क्योंकि वो मेरे घर गांव के नजदीक थे, उन्होंने मुझे नंबर लिखा दिया। और ये स्थितियां सब जगह पैदा हो रही है, क्योंकि बेबसी में बिना सोचे समझे जो पलायन हो रहा है, उसका परिणाम जो है, पहले सुविचारित पलायन होता था, योग्यता का पलायन होता, पढ़ लिख करके लड़के लड़कियां जो है अच्छी जॉब के लिए, स्थायी जॉब के लिए बाहर जाते थे। अब क्या हो रहा है, 10-10, 12,000, 14,000 के कामों को कर रहे हैं बेचारे, और उसी तरीके से जीवन आप रहे हैं, अनिश्चितता के शिकार हो रहे हैं। कल फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, तो कहाँ जाएं, क्या जाएं, न घर के काम के रह जा रहे हैं, न वहां के काम के रह जा रहे हैं। बड़ी अजीब सी हालत हो रही है। मतलब एक अजीब सा उत्तराखंड बनता दिखाई दे रहा है। आगे का जो नक्शा दिखाई दे रहा है, वो नक्शा चिंताजनक है, चिंताजनक है। आपने मुझे बुलाया, मैं ये सब बातों को शेयर करने का मौका दिया, इसलिए मैंने खुल करके वो बातें कह दी जो कहनी थी। मैं नहीं जानता आप कितना इसका उपयोग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैंने कह दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा जी। दर्शकों, हमारे साथ आज उत्तराखंड के वो शख्स मौजूद रहे जिन्होंने उत्तराखंड की राजनीति में अपना अहम योगदान दिया है। आज की चर्चा से आपने बहुत कुछ जाना होगा 2014 से लेकर 17 तक की राजनीति के बारे में, और आगे की राजनीति के बारे में भी। ऐसे ही बाकी कार्यक्रम को लेकर मैं जल्द ही यहाँ पर मौजूद होंगी। तब तक आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपके कुछ सवाल हैं या सुझाव हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। ITG टॉक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।